हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। इसके एक एक चीज़ को हम देखेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जब इसकी प्रथम बैठक हुई थी, तो उसी क्रम में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव वो 22 जनवरी 1947 को फाइनली 22 जनवरी 1947 को फाइनली ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और ये इसको संविधान में प्रस्तावना के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना एक तरह से एक परिचय है, संविधान का एक परिचय है, इसको हम कह सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है ये परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, जो पालकीवाला थे, N.A. पालकीवाला, वो न्यायविद, ठीक है, उनको अगर कहें हम तो संवैधानिक विशेषज्ञ भी थे। उसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, ये परिचय पत्र एक तरह से कहिए तो पूरे संविधान को अगर जानना है तो आप एक बार प्रस्तावना को भी पढ़ लेंगे तो उससे भी आप एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं, संविधान के अंदर क्या निहित है, संविधान के अंदर क्या बात कही गई है, किस चीज़ पे अपना संविधान जो है वो बना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसको आप पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना इसमें दिया क्या गया है। ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जैसे ये हम भारत के लोग हैं ना, इसको हम अमेरिका से लिए हैं। इस शब्द को हम अमेरिका से ग्रहण किए हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जब यह संविधान अपना पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, जिस दिन संविधान को लागू किया गया, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू तो 26 अगर पूर्णतः का 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना बनकर के तैयार हुआ और उस दिन जितने संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया और इस दिन कुछ आर्टिकल को उस दिन लागू किया, कुछ अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया और उस दिन ये बातें कही गई। तो 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान जो है उसको अपनाया गया था। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की कि जो अपने प्रस्तावना है उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है। इसमें इतना चीज़ तो दे दिया कि हम जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इनको हम क्या करेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय दिलाएंगे। इनको बोलने की आज़ादी होगी, इनको विश्वास करने के धर्म की आज़ादी होगी। ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता कितनी तक होगी, कितनी हद तक होगी। अब स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी कि किसी को मार दीजिए, किसी को पीट दीजिए, किसी को कुछ भी कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं, किसी का मर्डर कर दीजिए। अब इसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसका भी एक क्रिटेरिया है, आप कितने हद तक आपको स्वतंत्र रहना है। आपके जो नियम कानून है उस नियम कानून के दायरे में रहकर ही आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आपको स्वतंत्र कर दिएगा तो आप कुछ भी करने लगेंगे, कहीं भी उदंडता करने लगेंगे, किसी को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। और रही बात अवसर की समता की, तो किसी भी कार्य के लिए आपको समान अवसर दिया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। इसको हम एक एक चीज़ों को अंदर देखेंगे कि क्या चीज़ दिया होती, एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, देखते चलेंगे और पूरा जब देखेंगे आप एक एक चीज वीडियो को, जब अंत तक देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं प्ले किए, थोड़ा सा देख लिए, अरे नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है,
और ये कोई गेम नहीं है कि बहुत मज़ा आएगा। देखिए, पढ़ने में जब इंटरेस्ट हो तभी मज़ा आता है। ये कोई गाना और टिकटॉक वीडियो नहीं है कि नहीं हम देखेंगे तो बस खोलते ही तुरंत मज़ा आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले तो जिज्ञासा की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो वही होगा, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस करे पगुराए, तो वही स्थिति हो जाएगी। आपके सामने कितना भी कोई बढ़िया टीचर या बढ़िया कोई भी आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है जानने की, उत्सुकता नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर लाइए उत्सुकता, जिज्ञासा लाइए कि नहीं वो चीज़ है तो कैसे है, अगर वो चीज़ बना तो कैसे बना, और चीज़ें इसमें जुड़ सकती हैं कि नहीं जुड़ सकती हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव है, तो क्या ये चीज़ें बस उद्देश्य प्रस्तावना में ही दिया गया है, क्या अंदर ये चीज़ें नहीं दी गई हैं? तो फिर यहाँ जोड़ने की क्या ज़रूरत है? इस पर भी तो हम डिबेट कर सकते हैं, इसको भी तो हम जान सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अध्ययन करेंगे, तब आप तर्क वितर्क कर पाएंगे, तब आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव चीज़ को निकाल पाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं बस ऐसे पढ़ते गए, हाँ समझ में आया ठीक, नहीं समझ में कोई बात नहीं, तो इससे काम नहीं चलता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कि नहीं जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पूरी सबका देखिए। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। हमें नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं बहुत एकदम ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसा वैसा कुछ नहीं। देखिए चीज़ें वही हैं, सबको डिफाइन करने का तरीका अलग होता है, हमारा डिफाइन करने का तरीका अलग है। तो जहाँ जिसको जैसे समझ में आता है वहाँ आदमी पढ़ता है। तो हम ये बोलेंगे थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी कि चीज़ें हैं क्या। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं। अगर हम बात कर लें संप्रभुता की, तो संप्रभुता है क्या? संप्रभुता तो दे दिया प्रस्तावना में कि नहीं संप्रभु राज्य होगा, संप्रभु ये चीज़ होगा। तो संप्रभु का मतलब होता क्या है? संप्रभु शब्द का आशय अगर बात करें तो ये है, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों में, वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, इसका निस्तारण करने के लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, वह जो है कोई भी मामला हो, आंतरिक हो या बाहरी हो, उससे वो किसी की मदद, मतलब ऐसे मदद ले सकता है, लेकिन वो अपने विचार सुनने सबकी, लेकिन करेगा अपनी वाली। कहने का मतलब ये है, वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, उसका निस्तारण करने के लिए वो स्वतंत्र हो, चाहे जो करना हो अपने नागरिक के लिए वो कर सकता है। ये होता है संप्रभु। ठीक है, पहले इसको संप्रभुता नहीं प्राप्त थी। जैसे ब्रिटिश जो थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फिर ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने लगे, तो कहाँ संप्रभु था? वो तो किसी और का शासन था ना। ब्रिटिश उस समय शासन करते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो संप्रभु नहीं था। लेकिन जब देश हम लोग का पूरी तरह से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, जब इसको संविधान मिल गया, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपने देश में लागू हो गया, तब से जो है हमारा जो प्रस्तावना है, तो इसमें संप्रभु, गणतंत्र, लोकतंत्र, बंधुता, ये सब की बात की गई, न्याय की बात की गई। तब से ये हमारे देश में ये चीज़ें हैं। तो संप्रभुता का मतलब हमने बताया। देखिए आप लोग के दिमाग में आता होगा कि नहीं ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो परीक्षा में कैसे आएगा, परीक्षा का पैटर्न। तो अब जो है परीक्षा का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया। अब फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछ रही हैं, फैक्चुअल अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि फैक्चुअल वन लाइनर जो है अब सब लोग आसानी से उसको रट लेते हैं। लेकिन अब कंसेप्ट पे बात बन रही है। जब तक आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ाने का यही पर्पज है कि कहीं से भी एक क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। देखिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा पूरा, कहाँ से पूछेगा, कहीं से भी घुमा पूरा के पूछे, आप कर ले जाइएगा। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, फैक्ट पे नहीं जाइए। फैक्ट पढ़िए ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट पढ़िए। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट की, समाजवादी की। समाजवादी 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 सभी करते हैं, समाजवादी समाजवादी। लेकिन समाजवादी का मतलब होता है क्या? असली मतलब तो जानिए ना कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। अगर हम समाजवादी की बात करें तो भारतीय समाजवाद जो है वो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पे क्या है कि जो कुछ भी है वो जनता है, जो कुछ भी है वो जनता के हाथ में। यहाँ पे साम्यवादी समाजवाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साम्यवादी समाजवाद नहीं है। यहाँ पे कौन सा समाजवादी है भारत में? लोकतांत्रिक समाजवाद है।
सॉरी लोकतांत्रिक यहाँ पे समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, ठीक है। जिसे राजश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। तो आप लोग को हम बता दें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है जो पूंजीवादी है उसकी भी बात करेंगे हम, और जो यहाँ पे सरकार की जो नीति है उसकी भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है, मिक्स इकोनॉमी है हमारे भारत में। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। ये सेकुलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन, जो 42 में संविधान संशोधन हुआ 1970, उस समय देखिए आपातकाल देश में लागू था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका ये संशोधन भी हो रहा है, और इतनी बार इसमें संशोधन हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू होता है, और उसके बाद 1976 में संशोधन भी होता है। और उस समय क्या शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ठीक है, और समाजवाद की बात की गई थी इसमें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर कोई भी मुसलमान है, उसको मस्जिद की स्थापना करना है, या किसी भी मतलब ऐसे जगह उसको, जैसे हज के लिए जाते हैं लोग, तो सरकार उनको भी सब्सिडी देती है। और मानसरोवर यात्रा पे लोग जाते हैं हिंदू, उनको भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब देखिए वहाँ पे भेदभाव कहीं नहीं है ना। तो सरकार जो है किसी प्रकार से, वो चाहे अवसर की समानता हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार का धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करेगी, ना सरकार करेगी और न कोई नागरिक करेगा। इसकी बात इसमें कही है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि किसी एक धर्म को, जो भारत देश है या भारत का कोई भी राज्य है, किसी एक धर्म को पूर्ण रूप से बढ़ावा नहीं देगा। जो कुछ भी करेगा वो सब धर्म को ध्यान में रख करके करेगा। तो इसलिए भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक की, डेमोक्रेटिक की बात करेंगे। लोकतांत्रिक ये होता क्या है? संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। वही है बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो कुछ भी होता है ये जनता के हाथ में होता है। जनता के हाथ का मतलब क्या, कि जनता मतलब जो चाहिए वो कर देगी, ऐसा नहीं है। जो प्रतिनिधि होते हैं, कोई सांसद की हम बात कर ले तो वो क्या होता है, वो जनता का प्रतिनिधि तो होता है। अगर हम विधायक की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता के द्वारा चुन के जाता है। वो जनता उनको चुनती है कि नहीं आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप जाइए और हमारे तरफ से नेतृत्व करिए। जो भी हमारे क्षेत्र की परेशानी है, वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, तो उसको आप जाके पार्लियामेंट में, अगर आप सांसद हैं तो पार्लियामेंट में जाएंगे, आप विधायक हैं तो आप अपने विधानमंडल में जाएंगे, तो वहाँ जाके अपने बात को विधानसभा में जाएंगे, आप अपने बात को रखिए, बताइए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करिए। तो ये जो होता है ये जनता का प्रतिनिधि होता है, सांसद और विधायक। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे हाथ, जो भी शक्ति है वो किसके हाथ में, जनता के हाथ में है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता कि नहीं कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो अगली बार उसका लड़का बनेगा, या अगली बार उसकी लड़की बनेगी, या अगली बार उसकी वाइफ बनेगी, या अगली बार कोई और बनेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि 5 साल के लिए आपको चुना जाता है, प्रधानमंत्री के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में हो। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है।
उसमें सांसद चुने जाते हैं और सांसद जो उस समय जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसमें से उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो हम बात किए हैं लोकतांत्रिक की, लोकतंत्र की। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिपब्लिक की, कि रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का ये अध्यात्मक प्रणाली नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि नहीं राजा महाराजा वाली, अगर हम कहें तो राजा महाराजा वाली प्रणाली नहीं, राजा महाराजा का शासन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चुना जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो भी 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी होता है वो किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है और राष्ट्रपति के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि नहीं किसी एक व्यक्ति के हाथ में। इसका मतलब ये कि जो कुछ भी होगा ये एक कैबिनेट है, एक मंडल है कहिए तो। जैसे अपनी संसद की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आ जाता है, राष्ट्रपति आ जाता है, लोकसभा आ जाता है और राज्यसभा आ जाता है। तो ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, जो भी सत्ता है या सत्ता का अधिकार है या शक्ति जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो हमारा देश क्या है वो गणतंत्र है। हमने लोकतंत्र के बारे में बताया और यहाँ पे गणतंत्र के बारे में बताया कि इसका कोई एक मालिक नहीं है, कोई एक आदमी के हाथ में शक्ति नहीं है। जब तक कुछ भी होगा तो जैसे मान लीजिए कोई भी कानून बनाना होता है तो क्या राष्ट्रपति साइन सिग्नेचर कर देगा तो तुरंत हो जाएगा कानून? ऐसा नहीं होता। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो क्या अकेले व्यक्ति का काम है? अकेले व्यक्ति का काम तो है नहीं। लोकसभा में गया, वहाँ भी उन लोगों की अपनी शक्तियाँ हैं। राज्यसभा में गया, उनकी अपनी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के पास गया, उनके पास अपनी शक्तियाँ हैं। तो शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं हो करके ये जो बनाया गया प्रोसेस उस सबके हाथ में निहित है, संसद के हाथ में निहित है। तो ये हमारा जो है देश है क्या है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट न्याय की, जस्टिस। ये जस्टिस तो हमारे भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, इसमें जो प्रस्तावना है इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय 3 तरह का तो प्रस्तावना में बात किया गया, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा एक विचार है कि एक लैंगिक न्याय की भी आवश्यकता है इस समय। क्योंकि जो इस समय लैंगिक भेदभाव हो रहे हैं महिला पुरुष को लेकर के, तो उसका भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि एक लैंगिक न्याय भी होना चाहिए। लोग बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि नहीं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन जो बात करता है वो कितना एकदम धरातल पे काम करता है वो उसका मन ही जानता होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो लैंगिक जो भेदभाव हो रहे हैं कि देखिए, अगर अच्छी लड़की या अच्छी महिला का परिभाषा क्या दिया जाता है कि अच्छी महिला वो है जो घर पे समय से खाना बनाए सुबह शाम, वो अच्छी महिला है। अच्छी बहू है, समय से पैर दबाए, वो अच्छी बहू है। तो ये कहाँ लिखा गया है कि अच्छी बहू वो कहलाती है जो सुबह शाम पैर दबाए? अब अच्छी लड़कियों की परिभाषा ले लें तो अच्छी लड़कियां घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अच्छी लड़कियां किसी से बात नहीं करती हैं, पढ़ना हो तो गांव में ही पढ़ती हैं, कहीं और नहीं जाती। तो ये अच्छी लड़कियों की परिभाषा हम इस तरह से समाज में बनाए हुए हैं, धारणा है, एक तरह से कहिए तो ये ट्रेडिशनल सोच है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। जो हमारी ट्रेडिशनल सोच है, जो हमारी रूढ़िवादिता की बात करें तो जो रूढ़िवादी लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अरे ठीक है, जब तक आप मौका नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है, लड़कियों को जहाँ मौका मिले हैं वहाँ अग्रणी हैं। जहाँ भी देख लीजिए तो जहाँ मौका मिला लड़कियों को वहाँ अग्रणी हैं, आगे हैं, वो मेहनत की हैं। इस समय हम बात करें तो जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है, वो भी तो एक महिला है। अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो भी महिला थी। तो रूढ़िवादी सोच है ना, उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो इसमें तो हम बात कर रहे हैं
सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई निचला वर्ग का है, कोई अपर वर्ग का है, तो उसमें भेदभाव ना करें जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के कि नहीं तुम इस कास्ट के हो, तुम ये करो वो करो, ऐसा इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा मतलब जो उच्च वर्ग है उसको लाने के लिए सरकार कितने प्रकार के आरक्षण भी लेकर के आई है उस स्थिति में लाने के लिए। तो ये है सामाजिक न्याय, ताकि उसको न्याय मिल सके, उसको ये ना लगे कि नहीं हम इस समाज में होते हुए भी हमें असहज महसूस हो रहा है, तो उसे असहज महसूस ना हो, इसके लिए सामाजिक न्याय की बात कही गई है। अगर हम बात कर लें फिर आर्थिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, तो देखिए आर्थिक न्याय जो है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा किसको बोलते हैं, जिसको सुबह शाम खाने के लिए रोटी भी नहीं है, या जो उसकी आवश्यक वस्तुएं वो चीज़ भी वो खरीद नहीं पा रहा है, अपने उसको इतनी भी आमदनी नहीं है कि नहीं उससे वो खरीद पाए। जैसे विकलांग हो गया है कोई, या कोई गरीब है, या कोई ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी हम बात करें तो वो आर्थिक रूप से तंगी है उसके पास, तो उसको हम कैसे न्याय दिलाएंगे। जो विकलांग है उसको विकलांग पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से मिलता है, विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन जो होता है वो आर्थिक रूप से मदद हो जाएगी उसकी। जैसे कोई भी सब्सिडी, अगर सब्सिडी की बात कर लें, जो सब्सिडी आई है ये आर्थिक न्याय दिलाने के लिए ही तो आई है, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए सब्सिडी मिलती है। क्या सब्सिडी सबको मिलती है? नहीं, सबको सब्सिडी नहीं मिलती है, उसकी भी एक क्राइटेरिया है सब्सिडी मिलने का कि सब्सिडी किसको दिया जाता है, इसका मानक क्या है। तो जो सब्सिडी आई है वो आर्थिक न्याय दिलाने के लिए ही सब्सिडी आई है। जैसे जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप जो मिलता है तो वो क्या है, वो भी तो आर्थिक न्याय है। स्कॉलरशिप, उनको पढ़ाई के लिए जो खर्च है उसको सरकार वहन कर रही है, सरकार कुछ मदद कर रही है, तो वो आर्थिक न्याय है। तो इसकी हम बात करेंगे, मतलब हम सामाजिक न्याय की भी बात करेंगे। सामाजिक न्याय भी हमारे भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए, और राजनीतिक न्याय। अब ये राजनीतिक न्याय की बात करें तो इसमें क्या है कि राजनीतिक न्याय में देखेंगे हम जो मताधिकार, अपना जो मत है, वोट देने का अधिकार, अगर इसकी हम बात करें तो वोट देने का अधिकार ये आपको प्राप्त है। जैसे ही आप 18 के हो गए आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, 18+ हुए कि आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। आपको वोट देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म को लेकर, ना जात को लेकर, ना आपकी लंबाई को लेकर, ना चौड़ाई को लेकर, ना किसी भी तरह से आपको कोई भेदभाव नहीं। 18+ आप हो गए, वोट देने आप जाएंगे तो आपको राजनीतिक न्याय यहाँ से दिलाया जाएगा। और आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं, उसका जो प्रोसेस है उसमें भी आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, ठीक, कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को, भारत का जो भी नागरिक है उसको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस बात की, अब जाइए उसको गोली मार दीजिए, इस बात की स्वतंत्रता नहीं, इस बात की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता इस बात की है कि आपको अगर कोई बात या कोई भी चीज़ गलत लग रहा है कि नहीं, आप संविधान के हिसाब से या किसी भी कानून के तरह से, कानून के तहत नहीं हो रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं उसका विरोध करने के लिए। आप स्वतंत्र हैं उसका विरोध करने के लिए। उसके लिए आप जैसे जो भी धरने में बैठते हैं लोग, कैसे बैठते हैं, उनको स्वतंत्रता है बैठने की, लेकिन हाँ बिना हथियारों का बैठिए, शांतिपूर्वक आप धरना करिए, इसकी स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। आपको कहीं घूमने की भी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, हाँ, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में नहीं। जहाँ कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे कुछ बाउंडेशन होते हैं, वहाँ पे कुछ नियम होते हैं। और आपको स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को मानने की। अगर हम और स्वतंत्रता की बात करें तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है,
किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, अपना सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना जो करना है कर सकते हैं, आप जिस प्रकार से करना चाहें कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। और है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी भी स्वतंत्रता आपको है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे अब स्वतंत्रता के बाद कि अब देखते हैं इसमें क्या आता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम बात किए हैं स्वतंत्रता की, बात किए हैं गणतंत्र की, बात किए हैं लोकतंत्र की। तो ये सब चीज़ें जो हम आपको बताए हैं वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे समता की। ये समता क्या है? देखिए, समता स्वतंत्रता में अंतर होता है। बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि समता और स्वतंत्रता में अंतर क्या है। तो हम आज इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि समता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। वो एक ही समझते हैं, उनको ये लगता है कि स्वतंत्रता और समता एक ही है, पर एक ही नहीं है। समता की बात करें तो समता में भी क्या है कि सबको समान रूप से कोई भी चीज वितरण होगा। ठीक है, समता और समानता, सॉरी स्वतंत्रता नहीं, समता और समानता। समता और समानता में डिफरेंस है। समता और समानता, जो समानता है और समता, समता और समानता की बात करेंगे तो समानता में क्या है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर हम समझाएंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, 5 लोग हैं, ठीक 5 लोग हैं और मेरे पास 10 रुपया है। अब 5 लोग को देना है तो हम समानता को अपनाएंगे। अगर समानता के तरीके से देंगे तो सबको 2-2 रुपया दे देंगे, सबको 2-2 रुपये दे देंगे तो ये 10 रुपये मेरा बढ़ जाएगा। समान रूप से सब में वितरित कर दिए, तो ये क्या हो गया, समानता। अगर हम बात करेंगे समता की, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ है, ये नहीं देखा कि नहीं इसको 1 रुपये की जरूरत है या 2 रुपये की, इसको 1 रुपये की जरूरत है 2 रुपये की, इससे हमको नहीं मतलब। हमको क्या है कि समान रूप से वितरण करना था चीज़ों को। हमने समान रूप से 2-2 रुपये सबको दे दिया, तो ये क्या हो गया, समानता हो गया। और समता की अगर हम बात करें तो ये जो 5 व्यक्ति हैं और ये 10 रुपया जो है, इस 10 रुपये को हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। अगर एक जो ये पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति को अगर 2 रुपये की जरूरत है तो उसको 2 रुपये देंगे। दूसरे व्यक्ति को अगर 1 रुपये की जरूरत है तो उसको हम 1 रुपया ही देंगे, उसको 2 रुपया नहीं देंगे। ये होता है समता। अगर इसको लग रहा है कि नहीं 3 रुपये की जरूरत है, इसको हम 3 रुपया देंगे। मतलब ये बराबर लेके हम आएंगे। जैसे अगर हम बात कर लें, ये एक दीवार है, तो एक आदमी है जो इस दीवार के यहाँ तक पहुँच जा रहा है और दूसरा एक लड़का खड़ा है यहीं तक पहुँच जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ तक लाने के इसको हम क्या करेंगे, नीचे स्टूल लगा देंगे और ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यही इसी तरह इसमें भी है कि जब वो बराबर नहीं है तो इसको हम सपोर्ट थोड़ा कर देंगे तो वो बराबर में आ जाएगा। उसको बराबर करने के लिए ये होता है समता। समता और समानता में यही डिफरेंस होता है। इसको आज अच्छे से एकदम समझिएगा। समता और समानता को बहुत मतलब कम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, समता और समानता को। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर हम आगे बात करेंगे बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, अगर इसकी हम बात करें तो भाईचारे की बात की गई है। इसमें क्या है कि जो भी भारतीय नागरिक होंगे ये आपसी भाईचारे का भावना रखेंगे अपने अंदर। आपसी भाईचारे का मतलब ये कि वो अपने क्षेत्र, धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके वो अपने भारतीयता का परिचय देंगे कि हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो इसका परिचय देंगे। ये होता है बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व ये होता है कि हम सब चीज को छोड़ करके, अगर हम भारत को बोलते हैं क्या, विविधता में एकता, विविधता में एकता। भारत क्या है कि कई फूलों का एक गुलदस्ता है, कई फूलों का एक गुलदस्ता है। कैसे है कि यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे हैं, फिर भी लोग आपस में भाईचारे की भावना बना करके रखते हैं। कहीं भी अगर जाते हैं कोई भी
तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई किए होंगे, यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी में जब थे तो वहाँ पे किसी प्रकार का बहुत भेदभाव नहीं होता था। वहाँ पे अगर मेस में आप खाना खाने चले जाएंगे तो कोई ये पूछ करके नहीं किसी के पास बैठता था कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि क्या हो, तुम्हारे पास बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इस प्रकार का कुछ नहीं होता। वो साथ में ही खाना खाएंगे, साथ में ही वो खाना खाएंगे, बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो इसको हम बोलते हैं बंधुत्व, इसको हम बोलते हैं भाईचारा। इस प्रकार की होना भाईचारा होना, इस प्रकार की भाईचारा की बात की गई है कि हम किसी प्रकार का अहिंसा नहीं करेंगे अपने जाति धर्म को लेकर के। वो अलग बात है कि ये कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग जो हैं अहिंसा पे उतारू हो जाते हैं जाति धर्म समुदाय को लेकर के कि तुम इस कास्ट के हो, इस जाति के हो, इस वर्ग के हो, तो हम तुम्हारे साथ तुम गलत हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में बताया गया है कि बंधुत्व के बारे में, भाईचारे के बारे में। जो भी संविधान को पढ़ा होगा, जाना होगा, या संविधान जो नहीं भी पढ़ा होगा, अभी नहीं भी जाना होगा, तो इतना तो उसको जरूर बताया गया होगा। इसका इतना तो संस्कार उसको परिवार में दे ही दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उससे भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उससे मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने जाति मजहब से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। अपने जब देखिए, जब इस चीज़ को जीरो मान लेंगे ना कि नहीं कोई जात धर्म, तो आप आगे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेंगे। जिस दिन दिमाग में आपके आ गया ये जाति धर्म समुदाय, ये ऊंच नीच, उस दिन से आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ भी करेंगे तो आपको हर चीज़ में निगेटिव थॉट आएगा, निगेटिव थॉट आएगा। तो इस चीज़ से ऊपर उठ करके जब आप कोई कार्य करेंगे तो पॉजिटिव थॉट आने लगता है खुद ही। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम इतनी बात कहें, इतनी बात जो की है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और सभी लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, जहाँ भी वीडियो पहुँच पा रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग प्लीज़ शेयर करते चलें। और जब देखिए, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे लोगों तक पहुँचेगा कैसे ये? तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग शेयर करिए, लाइक भी किया करिए एकदम दबा करके। और एक देखते हैं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का आईएएस इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग से एक बार फिर बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो रीजनिंग क्लास आपको हो सकता है कल से मिले, क्योंकि बीच में थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से डिले हो गया है। रीजनिंग क्लास आपको कल से रेगुलर मिलने लगेगी। कल हम देखिए, हो सकता है कि डाइस को लेकर के आए, डाइस की हम बात करेंगे कल रीजनिंग पे। रीजनिंग जो हमारी पहली चैप्टर होगी, पहला क्लास होगा, वो डाइस का होगा। और नेक्स्ट जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चलता रहेगा, ये रेगुलर चलता रहेगा। बीच में 1-2 दिन गैप हो जा रहा है, लेकिन अब कोशिश यही है कि रेगुलर वीडियो आए, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो सभी लोग को हमारी तरफ से फिर से एक बार थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।